चलिए अब हम इस सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि हमें पेशेंट की परीक्षा यानी कि टेस्ट कैसे करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि जो हम सोच रहे हैं वही रोग है या नहीं, या फिर हमें पेशेंट को कौन सा रोग हुआ है ये किस प्रकार से हम जान पाएंगे, वो हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस आयुर्वेदिक परीक्षा के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक होती है रोग की परीक्षा और दूसरी होती है रोगी की परीक्षा। केवल हमें ये नहीं जानना है कि रोग की परीक्षा क्या करनी है, हमें यहाँ पे रोगी की भी परीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना रोगी की परीक्षा किए हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को एक सोरियासिस नाम की डिजीज हो रखी है, या कोई और हम मान लें कि पेट दर्द हो रखा है, तो आप हर उम्र के व्यक्ति में सेम पेट दर्द की दवा नहीं दे सकते, सेम डोज पे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि सेम एज के पर्सन है लेकिन उनका बल अलग अलग होता है, तो नहीं दी जा सकती है। कई बार हमें और चीजें देखते हुए क्या किसी के एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, तो सेम डोज सेम जो है डिजीज में नहीं दी जा सकती, इसलिए हमें रोगी की परीक्षा करनी भी जरूरी होती है। तो आयुर्वेद के द्वारा हम रोग की परीक्षा और रोगी की परीक्षा कैसे करते हैं वो हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे परीक्षा। हमारे इस चैप्टर में शब्द आया है रोग एवं रोगी परीक्षा। तो परीक्षा का मतलब क्या होता है? परीक्षा मतलब टेस्ट, एग्जाम। तो परीक्षा शब्द जो है, अगर हम इसकी व्युत्पत्ति देखें तो इसकी व्युत्पत्ति जो परीक्षा शब्द है ये बना हुआ है इक्ष धातु में परि जो है आपका ये उपसर्ग लग के जब इसमें घन प्रत्यय लगता है तो हमारा परीक्षा शब्द बनता है। इसमें क्या होता है, जो इक्ष शब्द का अर्थ होता है वो होता है देखना, परि का मतलब होता है चारों ओर। तो इस तरीके से परीक्षा शब्द का अर्थ हुआ चारों ओर से देखना, संपूर्ण रूप से जानना। ये नहीं कि आपने बस पेशेंट आपके पास आया, आपने उसका एक सिम्टम देखा कि वो कह रहा है मुझे पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, या उसने कहा उसको हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो आपने तुरंत उसकी दवाई लिख दी। नहीं, ये नहीं करना होता। हम क्या करते हैं, हम उससे पूछते हैं कि भाई तुमको जो है ये तकलीफ कब से हो रही है, किस प्रकार का दर्द हो रहा है, कितने दिन से है और कहाँ कहाँ जा रहा है। इसके साथ अगर पेट दर्द हो रहा है तो वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है, या कोई और लूज मोशन तो नहीं हो रहे। तो इस तरीके से हम परीक्षा का अर्थ होता है चारों ओर से यानी कि संपूर्ण रूप से जानना। अब इसका आता है, ये तो हमने इसके बारे में पढ़ा व्युत्पत्ति के बारे में, क्योंकि हर शब्द को जब उसका नाम दिया जाता है तो उस शब्द में ही उसकी मीनिंग छिपी हुई होती है। अब हम आते हैं इसके परिभाषा, डेफिनेशन। तो जो परिभाषा होती है परीक्षा की वो होती है परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपन्याति परीक्षा। ये इसका अर्थ हुआ कि जिसके द्वारा वस्तु के स्वरूप यानी कि यथार्थ रूप का ज्ञान किया जाता है उसे परीक्षा, यानी कि जिस चीज के द्वारा हम किसी भी वस्तु को एक उसके संपूर्ण रूप में जानेंगे, केवल ऊपर से देखकर नहीं, बल्कि हमने जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी वस्तु है, कोई भी कह दें फ्लावर पॉट पड़ा हुआ है, तो फ्लावर पॉट ऊपर से देखने में कैसा है, अंदर से कैसा है, खोखला है या उसके अंदर कुछ भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ, वो अंदर से मजबूत है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें यानी किसी भी वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को जानना, संपूर्ण रूप को जानना जिसके द्वारा किया जाता है उसको ही हम परीक्षा कहते हैं, यानी कि टेस्ट कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने इस पे, इसके परीक्षा के जो भेद है, ठीक है। किसी भी रोग का जो हमें डिसाइड करना होता है वो डिसाइड करने के लिए हमें जो है उसकी डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमें रोग और रोगी दोनों के बारे में क्लियर कट पता होना चाहिए। केवल ये नहीं है कि आपको मालूम चल गया कि उसको ये रोग है, कि पेशेंट ने आया आपके पास फाइल लेके आया कि उसको ये रोग हो रहा है, तो क्या आप उसको तुरंत ट्रीटमेंट लिख देंगे? नहीं। ऐसा ट्रीटमेंट जो लोग करते हैं वो एक डॉक्टर या वैद्य नहीं हो सकते, क्योंकि वहां आपको पता होना चाहिए कि जिस रोगी को आप ट्रीट करने जा रहे हैं, जिस पेशेंट को देखने जा रहे हैं, उस पेशेंट का बल कैसा है, ठीक है, उसके साथ साथ उसे कोई एसोसिएटेड कोई डिजीज तो नहीं है, उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, किस कारण से उसको ये हुआ है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था अभी कि निदान परिवर्तन जरूरी होता है, जिन कारणों से हुआ है उस कारणों को हटाना होता है, जिन चीजों से वो चीजें बढ़ सकती हैं उन चीजों को हटाना होता है। तो ये सारी चीजें हमारा जो ट्रीटमेंट है किसी भी रोगी का वो डिपेंड करता है कि उसकी डायग्नोसिस जो होगी और ट्रीटमेंट होगा वो रोग और रोगी
दोनों के बारे में कंप्लीट नॉलेज पे डिपेंड करेगा। केवल आपको रोग के बारे में नहीं जानना है कि भाई उसे वो आके आपके पास फाइल लेके आ गया कि भाई उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है या अल्सर हो रखे हैं, ठीक है, और वो अल्सर की फाइल लेके आ गया तो आप तुरंत ट्रीटमेंट लिखने लग जाए, ऐसा नहीं करना होता है। आपको जितना रोग के बारे में जानना है उतना ही रोगी के बारे में जानना है कि उस रोगी की प्रकृति क्या है, सब कुछ और भी चीजें, उसका बल कैसा है, वो कहाँ पे रहता है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका खान पान कैसा है, ताकि आप जो उसको औषधि देने वाले हैं वो उस पर कारगर हो सके। तो जो ये परीक्षा होती है आयुर्वेदिक परीक्षा, ये दो भागों में डिवाइड होती है, यानी कि हमें दो तरीके से करनी होती है। पहली होती है रोगी की परीक्षा और दूसरी होती है रोग की परीक्षा। केवल रोग की परीक्षा नहीं करनी, आप अपने कंप्लीट वैद्य यानी कि डॉक्टर तब कहलाएंगे जब आप रोगी की परीक्षा तो करेंगे, साथ साथ रोग की परीक्षा, दोनों चीजों की परीक्षा करेंगे। तो अगर हम ये पहले बात ले लें रोगी परीक्षा, तो जो रोगी परीक्षा है इसको कई तरीके से हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। कई तरीके की परीक्षा बताई गई, जिसमें पहली बताई गई है आपकी द्विविध परीक्षा, यानी कि दो प्रकार की, त्रिविध परीक्षा, थर्ड इसका टाइप है चतुर्विध परीक्षा, फोर्थ है पंचविध परीक्षा, फिफ्थ वन इज अष्टविध परीक्षा, सिक्स्थ वन द्वादशविध परीक्षा और सेवेंथ विध होता है आपकी षोडशविध परीक्षा। ये तो हो गई आपकी रोगी की परीक्षा, आप कितने प्रकार से कर सकते हैं। ये इतने प्रकार, 7 प्रकार के बताए गए हैं हमारे आयुर्वेद में, जिसके तरीके से हम अपने रोगी यानी कि पेशेंट को एग्जामिन कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके, जिसके बारे में हम आगे जाके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और सेकंड होता है रोग की परीक्षा, यानी कि रोग की परीक्षा किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए जनरली जो है वो त्रिविध प्रमाण भी बताए गए हैं। साथ ही साथ जो मेन काम करता है वो है हमारा पंचविध, जो है उसके द्वारा करते हैं, पंचविध निदान के द्वारा। पंचविध निदान में आता है आपका निदान, पुरुरूप, लक्षण, उपशय और संप्राप्ति। ये 5 चीजें होती हैं जिसके द्वारा हम रोग का निदान करते हैं, यानी रोग के बारे में निदान करते हैं, मतलब रोग के बारे में डिटेल पता करते हैं कि उसे किस प्रकार का रोग हुआ है। उसके लिए हमें इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, निदान, पुरुरूप, लक्षण, उपशय और संप्राप्ति। इसकी जानकारी होने के बाद हम कंप्लीट उस पर पहुंचते हैं कि हमारे पेशेंट में कौन सा रोग यानी कि डिजीज हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले अब स्टार्ट करेंगे रोगी परीक्षा, यानी कि हमने जो पढ़ा था 7 प्रकार से रोगी की परीक्षा हमारे आयुर्वेद में बताई गई है। तो उसमें हमारा आता है सबसे पहला द्विविध परीक्षा। द्विविध का मतलब क्या हुआ, 2 प्रकार से इसकी परीक्षा की जाती है। द्विविध परीक्षा के अंतर्गत हम क्या करेंगे, द्विविधा तु खलु परीक्षा ज्ञानवताम क्या बताई गई है, प्रत्यक्षम अनुमानम। ये चरक सूत्र स्थान 11 चैप्टर का 17 नंबर का श्लोक है, जहां पे आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 11 चैप्टर में 2 प्रकार से रोगी की परीक्षा करने बताई है। पहली है प्रत्यक्ष और दूसरी है अनुमान। प्रत्यक्ष मतलब हम देखकर, जो हमारे सामने है उसके द्वारा, और अनुमान कुछ हम चीजें अनुमान लगा लेते हैं। जितना हमने देखा, कुछ हमें सामने दिख रहा है, पेशेंट आपके पास आया जो हमें सामने दिख रहा है, और कुछ चीजें हमने एक अनुमान लगा ली कि उसमें ऐसा ऐसा हो सकता है। तो इस 2 प्रकार से रोगी की परीक्षा करनी द्विविध परीक्षा के अंतर्गत बताई गई, जो कि अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। हम आगे जाके देखेंगे कि दशविध परीक्षा जो होती है उसके द्वारा जनरली जो है रोगी की परीक्षा की जाती है। पर ये कई प्रकार से बताई गई, जिसमें आगे बताया गया कि लगा कि नहीं द्विविध के द्वारा परीक्षा पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही है, तो आगे बताई गई आपकी त्रिविध परीक्षा। त्रिविध परीक्षा का जो वर्णन है वो 2 जगह पे है, एक तो चरक आचार्य चरक ने बताया है और दूसरा अष्टांग हृदय में बताया गया इसके बारे में। जहाँ श्लोक है त्रिविध परीक्षा का, दर्शन प्रश्न संस्पर्शे परीक्षा त्रिविधा स्मृता, जबकि अष्टांग हृदय में भी सेम चीज कही गई है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षेत च रोगिणम, यानी कि यहाँ पर 3 चीजें आ गई। अब अगर हमें रोगी की परीक्षा करनी है, अभी हमने द्विविध में क्या पढ़ा था, हम चीजों को देखेंगे और कुछ गैस कर लिया, हमने उससे पूछा कुछ भी नहीं, हो सकता है उसके अंदर कोई चीज और। कभी कभी हमारा गैस करना, अनुमान मतलब गैस करना, कभी कभी हम जो गैस कर रहे होते हैं, जो चीजें सामने दिख रही होती हैं, वो चीजें हमेशा वैसी नहीं होती हैं। इसीलिए द्विविध परीक्षा ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, तो हमारी त्रिविध बनी, और इस त्रिविध में उसी के चीजें को जोड़ते हुए आगे बनाया गया दर्शन प्रश्न संस्पर्शे, यानी कि हम दर्शन, जो चीजें हमें दिखेंगी वो, दूसरी चीज क्या हुई प्रश्न, यानी हम उससे पूछकर, तीसरी चीज स्पर्श यानी कि छूकर।
अब हम इसे कैसे करेंगे वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे दर्शन के द्वारा हम क्या देखते हैं, दर्शन का मतलब क्या हुआ, दर्शन का मतलब जो हमने देखा। तो हम अपने रोगी में क्या देखेंगे, हम यहाँ रोगी की परीक्षा कर रहे हैं, तो रोगी में हम क्या चीजें देखेंगे। जब हमारे पास रोगी आता है, पहले वो चल के आपकी ओपीडी में आया, तो आप क्या देखेंगे, वो चल के आ रहा है, तो वो उसकी जो गति है, चाल है, वो सामान्य है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो एक अपनी सामान्य चाल से चल रहा है, एक हो रहा है वो लिम्प करके चल रहा है, तो कहीं वो लंगड़ा है, इतनी हो सकता है कि उसके पैर में या कमर में कहीं पर तकलीफ हो। ठीक है। दूसरी चीज, जब वो आपके सामने आया, उसके बाद आप देखेंगे उसका वय, यानी कि उसकी उम्र क्या है, वो बालावस्था में है, मध्यमावस्था में है या वृद्धावस्था में, ये आपको पेशेंट को देखकर जज हो जाता है काफी हद तक। कई बार पेशेंट की एज का अनुमान सही सही एक्सेक्ट वाली नहीं भी लगाया जा सकता, पर जनरली हाँ हम मध्यमावस्था, बालावस्था और वृद्धावस्था का अंदाजा देखकर लगा सकते हैं। दूसरी चीज हुई वयो वर्ण शरीराणाम इंद्रियाणाम च दर्शनार्थ, यानी कि दर्शन के द्वारा हम उसकी वय यानी उम्र का पता लगा लेंगे। दूसरा क्या पता चलेगा, वर्ण, यानी कि उसका जो वर्ण है वो सामान्य है या सामान्य से अलग है। सामान्य से मतलब काला गोरा से नहीं है, यहाँ सामान्य से अलग। कई बार आपने पढ़ा होगा बहुत सारे रोग होते हैं जैसे पीलिया, जॉन्डिस में क्या हो जाता है, पेशेंट का जो कलर है वो चेंज होने लगता है, पीत वर्ण होने लग जाता है। ऐसी और सारी कंडीशन हो रही है, या आपको जिस जगह पर उसको दर्द है या जो तकलीफ है, उस जगह पर उसकी त्वचा का जो रंग है वो सामान्य है या सामान्य से अलग असामान्य हो गया है। वहां पे कहीं रेडनेस तो नहीं हो रखी है, स्वेलिंग तो नहीं हो रखी है, या वहां पे अगर ब्लड सप्लाई बंद हो गई है तो वो क्या हो जाएगा, वो हिस्सा थोड़ा नीला, अगर दब गया है, ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड हो रही है, तो कलर वहां का ब्लू हो जाएगा। ब्रूस तो नहीं पड़ गया है, ब्लैक कलर तो नहीं हो रहा है। तो अगर वहां पे वर्ण चेंज हो रहा है, तो हम दर्शन के द्वारा उसकी वय यानी उम्र का पता लगाएंगे, वर्ण यानी कि उसके जो कलर है उसका पता चलेंगे, साथ ही साथ हम वहां पे उसके शरीर का मतलब उसकी आकृति का पता लगाएंगे। जो आपके पास रोगी आया वो सामान्य आकृति का है या फिर उसमें कोई बदलाव आ गया है, उसका पता। जैसे अगर मान लीजिए हमने उस दिन भी पढ़ा था कि कोई जब निदान होता है, बाहर से कोई चीज आई, ठीक है, और वो शरीर पहले निदान क्या होता है, बाहर से आता है। जैसे हमने स्लिप डिस्क का लास्ट अपने लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था कि बाहर से चोट लगी, उस चोट लगने की वजह से क्या होता है, सबसे पहले उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। तो अगर शरीर में कोई स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, उसमें कोई डिफॉर्मिटी आई, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें आपके स्लिप डिस्क पर, ठीक है, तो स्लिप डिस्क में क्या होता है, कई बार जो स्पाइन होता है, स्कोलिसिस एक बीमारी होती है जिसमें स्पाइन थोड़ा सा अपनी नॉर्मल पोजीशन से एक साइड को शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कई के बाद पेशेंट यूं घूमे हुए टेढ़े हुए आते हैं, स्पाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो क्या होगा, उसकी आकृति सामान्य नहीं रहेगी। अब वो चलेगा तो भी वो पैर उसका एक छोटा बड़ा पड़ेगा, तो क्या हुआ, उसकी सामान्य आकृति से उसकी आकृति में शरीर में परिवर्तन आ गया, जो कि हम देख कर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो दर्शन के द्वारा हमें रोगी के वय, उम्र का पता चल जाता है, वर्ण का पता चल जाता है, शरीर यानी कि आकृति उसकी में क्या बदलाव हुआ ये पता चल जाता है, साथ ही साथ इंद्रियों की परीक्षा हम कर सकते हैं। तो हम अपनी चक्षु इंद्रिय के द्वारा, हमारी कौन सी इंद्रिय काम करेगी दर्शन में, चक्षु इंद्रिय, यानी देखकर हम अपनी चक्षु इंद्रिय के द्वारा रोगी के वय, वर्ण, शरीर यानी आकृति और इंद्रियों का जो है परीक्षा करते हैं। ये तो बात हो गई दर्शन के द्वारा त्रिविध परीक्षा में। इसके बाद आता है हमारा दूसरा चीज, प्रश्न। हमने पढ़ा था ना त्रिविध परीक्षा में दर्शन, प्रश्न, संस्पर्शित। तो दूसरा आता है हमारा प्रश्न परीक्षा। तो प्रश्न में क्या बताया गया है, इसका वर्णन है आचार्य चरक ने करते हुए कहा है, हेतुवर्ती साथ में अग्नि बलम परीक्षम वचनात् बुद्धे, यानी कि प्रश्न के द्वारा प्रश्न मतलब आप उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। यही तो हम करते हैं हमारी ओपीडी में या कहीं पर। हम अगर मान लीजिए हम हॉस्पिटल में पेशेंट देखने जाते हैं, कोई भी रोगी आया, अगर वो बोल सकने की अवस्था में है, कॉन्शियस है, तो हम क्या करते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। उन क्वेश्चंस को पूछकर, कुछ हम देखकर, उसके बाद अनुमान लगाते हैं कि इसे क्या डिजीज हो सकती है, और फिर उस अनुमान को कंफर्म कराने के लिए हम टेस्ट करवाते हैं। यही तो हमारी प्रोसेस होती है। तो वही चीज हमारे आचार्यों ने आज से बहुत हजारों साल पहले बताई थी कि सबसे पहले आप दर्शन करेंगे, यानी कि देखकर मरीज के, रोगी के
वय का, वर्ण का, आकृति का, इन सब का अंदाजा लगा देखेंगे आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न के द्वारा हमें क्या पूछना है, प्रश्न के द्वारा किसी भी व्याधि विशेष के निदान। अब हमें ये पूछना है कि हमें लग गया उसको पेट में दर्द हो रहा है, छोटा सा एग्जाम्पल है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, या हम अगर स्लिप डिस्क का एग्जाम्पल ले लें, तो अब हम उससे पूछेंगे कि अगर उसको बैक पेन करके आया तो हम उससे पूछेंगे उसने कोई वजन तो नहीं उठाया था, ठीक है, या साथ ही साथ पूछेंगे उसे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, चोट तो नहीं लगी है, वो कहीं से गिरा तो नहीं है, साथ में उसे कितने दिन से दर्द हो रहा है, ठीक है, कितने दिन से तकलीफ हो रही है, कई सालों से हो रही है, महीनों से हो रही है, दिनों से हो रही है, उसे किस चीज से आराम मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। तो हम इससे व्याधि विशेष के निदान की, अगर वो उसे गिरने के बाद ये दर्द उठाए या उसे वजन उठाने के बाद ये दर्द उठाए, जैसे अगर पेट का दर्द हो रहा है, पेट के दर्द की कंडीशन में क्या पूछेंगे, कल रात आपने क्या खाया था, ठीक है, कल सुबह दिन में आपने क्या खाया था, या उसे जितने दिन पहले से दर्द हो रहा है उसके पहले आपने क्या खाया, ठीक है, या कोई आपने दवा तो नहीं ली थी, जिससे हमें पता चल सके कि कई के बार मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी लंबे समय तक लोग एंटीबायोटिक का सेवन कर लेते हैं या और कुछ पेन किलर्स लेते हैं, जिसकी वजह से भी लोगों को गैस्ट्राइटिस हो जाती है। अब हम पेशेंट को जो गैस्ट्राइटिस हुई है वो उसके खाने पीने की वजह से हुई है, मेडिकेशन की वजह से हुई है, या किसी और वजह से हुई है, ठीक है, उसका कारण आप उससे, मरीज से पूछ कर, प्रश्न करके ही जान सकते हैं। बिना पूछे हमें नहीं पता चलेगा कि उसका निदान किस वजह से, कई कारणों में से किस कारण की वजह से उसे ऐसा हुआ है। तो प्रश्न के द्वारा किसी भी व्याधि विशेष के निदान, कारण का, वेदना का प्रकार। अब वो कह रहे दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द किस प्रकार का, दर्द तो कई प्रकार का होता है। एक दर्द होता है इतना ज्यादा टॉसिंग पेन होता है, जैसे कि स्टोन का पेन, ठीक है, जिसमें पेशेंट टॉस करने लगता है, बिल्कुल दर्द रुकता ही नहीं। कॉलिकी पेन होते हैं, यानी कि पेन हुआ, बहुत तेजी के साथ हुआ, फिर 2 मिनट के लिए रुक गया, फिर हुआ, फिर होने लगा। एक दर्द होता है करंट की तरह हो रहा है, ठीक है, जैसे लग रहा है बिजली की करंट जा रही है, लगातार हो रहा है। एक दर्द रुक रुक कर हो रहा है, एक दर्द जिसमें सुई चुभती रहती। तो दर्द के, वेदना के कई प्रकार होते हैं। तो दर्द उसे किस प्रकार का हो रहा है, उससे भी आपको अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पर किस दोष की इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है। तो ये सारी चीजें, वेदना का प्रकार क्या है, ये आप उससे सिर्फ प्रश्न पूछकर ही पता कर सकते हैं। दूसरी चीज, साथ में और जठराग्नि बल, इन सब का भी हमें प्रश्न पूछना होता है। जैसे आप साथ में का मतलब क्या होता है, उसे किस चीज से आराम मिलता है। अब अगर जैसे माइग्रेन का पेशेंट है, अब हम, माइग्रेन में क्या, सिर में दर्द होता है, ठीक है, सबको पता है आधे सिर में दर्द होता है, तो भाई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी तो सिर में दर्द होता है, ठीक है, और भी कोई हेडेक हो सकता है। अब वो माइग्रेन का पेन है, तो पेशेंट कहेगा कि उसको अंधेरे में जाने से आराम मिलता है, ठीक है, रोशनी में आराम नहीं मिलेगा, साथ साथ क्या है, वॉमिटिंग भी हो जाती है, लेकिन आराम उसे किससे मिलता है, अंधेरे में, या फिर उसे कोई दर्द की गोली लेने पर ही आराम होता है। जबकि जो आपका सर्वाइकल वाला पेन होगा, उसको अंधेरे में रहने पे आराम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज हुई कि अब अगर मान लीजिए एसिडिटी हुई है किसी को, ठीक है, तो एसिडिटी के कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट कहेगा पेट में दर्द हो रहा है और ठंडी चीज लेने पे आराम होता है, खाली पेट होते तो दर्द बढ़ जाता है, ठीक है। वहीं आपका किसी और प्रकार के उसमें जैसे ही पेशेंट खाएगा तो पेन होगा। तो हम उसको क्या चीज से आराम मिल रहा है, ठीक है, बैठने से आराम मिल रहा है, सोने से आराम मिल रहा है, किसी चीज के खाने से मिल रहा है, या किसी चीज से बढ़ रहा है, ये हम उससे प्रश्न पूछकर ही जान सकते हैं। और जठराग्नि का बल, यानी कि अब उसका डाइजेशन कैसा रहता है, ये आपको कैसे पता चलेगा, भाई आप किस प्रकार की मेडिसिन देंगे उसको, उसका जठराग्नि का बल है देख कर ही देंगे। तो जठराग्नि का बल आप उससे सिर्फ प्रश्न पूछ कर ही उसके डाइजेशन के बारे में पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है जो रोग हुआ है उसके बारे में और रोगी के बारे में जानकारी मिल जाती है प्रश्न के द्वारा। नेक्स्ट हमारा आता है स्पर्श। हमने दो चीजें पढ़ ली, एक तो हमारा हो गया दर्शन, ठीक है, दूसरा हो गया प्रश्न, और तीसरा है स्पर्श। स्पर्श मतलब छूकर। तो हम छूकर कैसे करेंगे, आप देखिए अगर ओपीडी में आता है पेशेंट, ठीक है, वो कहता है कि उसको फीवर हो रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, ठीक है, अब चल गया भाई कि सीधे सीधे आपने थर्मामीटर मुंह में लगा दिया, लेकिन क्या होता था, सबसे पहले हम घर में भी कोई कह देता है कि पेरेंट्स से कि मम्मी बुखार हो रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, अगर बच्चे बोल देते हैं मम्मी बुखार हो रहा है, तो सबसे पहले मत्था छू के देखते हैं। क्यों, टच क्यों करते हैं, ये देखने के लिए
कि जो हमारी त्वचा यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर, वो नॉर्मल टेम्परेचर ही है या नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा बढ़ा हुआ है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ा हुआ है तो यानी कि ज्वर हो सकता है। और ये क्या चीज बिना छुए पता चल सकती है? हाँ ठीक है, आपको लगा छूने के बाद कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ लगता है, गर्म लग रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? थर्मामीटर लगाएंगे। लेकिन पहला आपने काम क्या किया? पहले सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया? उसको टच किया। डायरेक्ट थर्मामीटर मुंह में तो नहीं लगा दिया ना। ठीक वैसे ही पेशेंट आपके पास ओपीडी में आता है, आप सबसे पहले उसे क्या करते हैं? टच करते हैं। टच करके आप देखते हैं उसका पल्स रेट वगैरह आप चेक करते हैं, सारी चीजें देखते हैं। आप उसे टच करके उसका बॉडी टेम्परेचर देखते हैं कि उसे ज्वर तो नहीं है। ठीक है, तो ज्वर आदि का पता चल जाता है। दूसरा कि उसका शरीर ठंडा तो नहीं पड़ा हुआ। ठंडा पड़ा हुआ तो यानी कि उस हिस्से में ब्लड सप्लाई, जैसे मान लीजिए किसी अंग में शरीर के उसको तकलीफ हो गई है, तो अब हम उस हिस्से को टच करके पता कर सकते हैं। अगर वहां पर उस हिस्से का टेम्परेचर आपको ज्यादा मिल रहा है यानी कि वहां पर कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, स्वेलिंग हो रखी है। अगर वो हिस्सा ठंडा मिल रहा है इट मीन्स कि हो सकता है वहां पे ब्लड सप्लाई ना हो रही हो। ठीक है, दूसरी चीज टच करने से आपको ये पता चल जाएगा कि वो हिस्से पे अगर कोई अंदर लंप हुआ है, मान लो किसी ने कहा यहाँ पर हमें दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? जहां पर दर्द हो रहा है उस हिस्से को छू के देखें। छूने समय क्या पता चल जाता है कि वहां पर अंदर कोई गांठ तो नहीं है। कुछ चीजों को हम छूने के द्वारा ही वही रूल आउट कर देते हैं कि भाई ये चीज यहाँ पर होने की संभावना थोड़ी कम हो गई। और अगर हमें छूने से पता चल जाएगा तो हम क्लियर हो जाते हैं कि हाँ इस चीज की संभावना क्लियर हो रही है कि इसको हो सकता है यहाँ पर कोई गांठ हो, अगर वो छूने से पता चल रही है तो कुछ चीजें हमें स्पर्श के द्वारा क्लियर हो जाती है। तो इसके बारे में कहा गया आचार्य चरक ने, स्पर्शन मार्ग शैते चा परीक्षे सविपर्रे, स्पर्श के द्वारा मृदु शीत का, ठीक है, इनके विपरीत कठोर उष्ण आदि लक्षणों का हमें ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी त्रिविध परीक्षा। हमने पहली पढ़ी क्या? द्विविध परीक्षा, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा प्रत्यक्ष और अनुमान। दूसरी हमने जब देखा कि खाली इतने से काम नहीं चल रहा है पेशेंट की डायग्नोसिस बनाने के लिए, तो दूसरी हमने लाए क्या? आचार्य लेकर आए क्या? हमारी त्रिविध परीक्षा, जिसमें हमने क्या डाला? दर्शन, प्रश्न और स्पर्श। ठीक है, और अब हम इसके बाद आते हैं जब हमें लगा कि नहीं इतने भी नहीं हो रहा, तो एक हमारे सामने आचार्यों ने दी हुई है चतुर्विध परीक्षा। ठीक है, चतुर्विध परीक्षा में क्या किया गया? दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, च रोगी परीक्षा चतुर्विधा। इन्होंने एक चीज इसमें ऐड की, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, और फोर्थ वन है आपकी प्रत्यक्ष उपलब्धि। दर्शन का मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन, जो आप सामने देख रहे हैं उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपने जो ऑब्जर्व किया, पाल्पेट किया आपने, यानी कि उसको छू के स्पर्श करके देख लिया। प्रश्न, आपने उससे कुछ क्वेश्चंस किए, उससे क्लियर हुआ। फिर उसके बाद फोर्थ है प्रत्यक्ष उपलब्धि, यानी कि लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ये सब चीजें देखकर आपने क्या लॉजिक लगाई, ठीक है, वो चीज आपकी आ जाती है इसमें। तो ये चतुर्विध परीक्षा जो है बताई गई आचार्य ने कि इन चार के द्वारा भी हम रोगी की परीक्षा कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है षड्विध परीक्षा। षड्विध परीक्षा के अंतर्गत हमें बताया गया है दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, तीन वही हो गए आपके त्रिविध परीक्षा वाले, उसमें तीन जोड़ दिए गए नाड़ी, मूत्र, मल। षड्विध परीक्षा में त्रिविध परीक्षा के दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न के नाड़ी, मूत्र, मल तीन चीजों को और जोड़कर कि हम नाड़ी परीक्षा करते, पल्स रेट देखते हैं, ठीक है, और हम अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो हम कई प्रकार की नाड़ी बताई गई है। ठीक है, नाड़ी के प्रकार होते हैं जो आगे डिटेल जाकर आप आगे क्लासेस से पढ़ते चले जाएंगे। तो नाड़ी किस प्रकार की है उसके हिसाब से हमें जो है रोगी की प्रकृति दोनों चीजों का पता चल जाता है, अनुमान हो जाता है, इसलिए नाड़ी देखी जाती है। मूत्र यानी कि यूरिन एग्जामिनेशन, हम जानते हैं आजकल लैब में भी टेस्ट हो रहा है यूरिन एग्जामिनेशन, लेकिन उससे पहले जो है बहुत सारी मूत्र परीक्षा आगे आपको डिटेल बताती चली जाएगी। यूरिन को देखकर उसके द्वारा कुछ उसमें जैसे तेल की बिंदु डालकर और भी उसमें कोई चीज सेटल हो रही है कि नहीं, इसके द्वारा बहुत सारी मूत्र की परीक्षा कर ली थी, जिससे पता चल जाता था कि इसको कौन सा रोग हुआ है। ऐसे ही मल परीक्षा करी जाती थी। तो हमारी षड्विध परीक्षा के अंतर्गत 6 चीजें ली गई हैं, जैसा नाम से होता है षड्विध मतलब 6। तो दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, नाड़ी, मूत्र, मल, ये 6 चीजें हमारी आ जाती हैं षड्विध परीक्षा के अंतर्गत। अब हमारी नेक्स्ट आती है अष्टविध परीक्षा। हमने पढ़ ली 2 द्विविध, हमने पढ़ ली त्रिविध, उसके बाद चतुर्विध, फिर हमने षड्विध पढ़ी, और अब हम आ गए
अष्टविध परीक्षा। अष्टविध परीक्षा के बारे में अष्टांग हृदय में सूत्र खंड 12 चैप्टर में बताया गया है। नाड़ी मल मूत्र जीवा शब्द स्पर्श दृष्टि आकृति अष्टैते परीक्षन्ते रोगिणाम लक्षणम बुद्धे। यानी कि इसमें जो चीजें बताई गई हैं वो है आपकी 8 चीजें। क्या? नाड़ी मूत्र मल, अष्टांग हृदय में कही गई 3 चीजें। पहले क्या? नाड़ी मूत्र मल, उसके बाद जीवा शब्द स्पर्श द्रक एंड आकृति। क्या 8 चीजें हुई? नाड़ी, यानी कि हमने जो पहले बात की थी पल्स रेट देखकर, हमारे आयुर्वेद में अलग अलग चीजें रहती है नाड़ी के बारे में, कई प्रकार की नाड़ी बताई गई है, वो नाड़ी परीक्षा। फिर मूत्र परीक्षा, मल परीक्षा, जीवा को देखकर। हम जानते हैं सबसे पहले डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले उसकी क्या करते हैं? आईज चेक करते हैं, हम उसकी टंग चेक करते हैं। तो जीवा को देखकर, क्योंकि जीवा को देखकर भी आप बहुत सारे डिजीजेस को रूल आउट कर सकते हैं कि इसको वो रोग तो नहीं हुआ है, क्योंकि कई प्रकार की डिजीजेस में बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी में या अलग अलग रोगों में जीवा के कलर में, जीवा के शेप में, उसके ऊपर कोटिंग, उसकी चीजों में फर्क, अलग चेंजेस आ जाते हैं। तो उसको जीवा परीक्षा कहते हैं। जीवा परीक्षा के द्वारा ही क्लियर हो जाता है कि इसको ये रोग हुआ है। ठीक है। उसके बाद शब्द, वो कैसा बोल रहा है, ठीक है, उसकी आवाज लड़खड़ा तो नहीं रही है, ठीक है। तो शब्दों के द्वारा, स्पर्श छूकर, द्रक मतलब आपने उसकी आईज चेक करके वो, और आकृति यानी उसका शेप, ठीक है, इसके द्वारा परीक्षा करके अष्टविध परीक्षा की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अष्टविध परीक्षा क्या है, तो अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत हम नाड़ी मूत्र मल जीवा शब्द स्पर्श द्रक और आकृति के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इन सब चीजों के बारे में आगे डिटेल 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और हमने यहाँ आपको बता दिया है कि जो कितनी प्रकार की परीक्षाएं बताई गई है और उनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती। डिटेल हम आगे पढ़ते जाएंगे चैप्टर में 1 बाय 1। अब नेक्स्ट आती है हमारी अष्टविध के बाद दशविध परीक्षा। दशविध मतलब 10। यहाँ पर इसका मतलब अष्टविध में 8 थे, तो यहाँ पे दशविध में क्या है, हम 10 चीजों को टेस्ट करते हैं। 10 चीजों को टेस्ट करके हम अपनी क्लिनिकल डायग्नोसिस बना रहे हैं दशविध परीक्षा के अंतर्गत। ये काफी फेमस है और इसी से जनरली जो आयुर्वेद की आप कह सकते हो क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाई जाती है, वो इसी के आधार पर जनरली बनाते हैं। तो इसे कहते हैं दशविध परीक्षा को कार्डिनल फैक्टर्स ऑफ द पेशेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, वो 10 क्या है? तो इसके लिए चरक संहिता के विमान स्थान के चैप्टर 8 में 94 श्लोक में बताया गया है, तस्माद आतुरम परीक्षेत प्रकृतिश विकृतिश सातश्च सहननम प्रमाणतश्च सात्म्य सत्वश्च आहार शक्ति व्यायाम शक्ति व्यस्तश्चेति बल प्रमाण विशेषे ग्रहण होते। यानी कि यहाँ पर आचार्य चरक ने रोगी के बल को जानने के लिए, रोगी का बल कैसा है, रोगी किस प्रकार का, बल से तात्पर्य क्या है? शक्ति नहीं, खाली उसकी हर प्रकार की शक्ति, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की शक्ति, उसके बाकी सारे सिस्टम की शक्ति, उसके रोगी के बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए इन्होंने दशविध परीक्षा के बारे में आचार्य चरक ने बताते हुए कहा, सबसे पहले हमें क्या जानना होता है? आतुर यानी रोगी की परीक्षा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा? उसकी प्रकृति। अब रोगी आपके पास आया, ठीक है, अब वो लक्षण आपको सारे पित्तज के बता रहा है, ठीक है। तो पहले हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि वो आपने सोच लिया उसको जो डिजीज हुई है, ठीक है, और वो पित्तज की तरफ लक्षण शो किए चले जा रहा है, तो आप ये सोचेंगे उसने मान ली छोटी देर के लिए कोई भी डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है, और वो आपको बता रहा है कि साथ साथ में उसको दाह होता रहता है, उसमें बर्निंग सेंसेशन होती रहती है, और आप जो भी और कह सकते बहुत प्यास लगती है, इस तरह के लक्षण बता रहा है, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे कि उसको वो डिजीज पित्तज वाली हुई है, ठीक है, भले ही हम चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पर्सन पित्तज प्रकृति का हो। इसलिए हमें रोगी के बारे में, या हम जो कोई दवा देने जा रहे हैं, ठीक है, अब हो सकता है कि जो हमारी दवा हो थोड़ी सी गर्म हो, औषधि थोड़ी सी गर्म हो, और आपका रोगी भी पित्तज प्रकृति का हो, तो हमें पहले ये जान लेना जरूरी होता है कि जिस भी रोगी का हम इलाज करने जा रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी, ठीक है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि जैसे जिस जिस दोष की अधिकता से, एक दोष, ठीक है, 2 दोष या अनेक दोष की अधिकता से संबंध होती है, उस दोष की अधिकता से वही प्रकृति वाला पर्सन बनता है। हमने पढ़ा वातज प्रकृति के लोग पर्सन होते हैं, पित्तज प्रकृति के होते हैं, कफज प्रकृति के होते हैं,
कुछ पर्सन जो कि होते हैं वो द्वंद्वज प्रकृति के, यानी कि दो, वात पित्तज, पित्त कफज, ठीक है, और कफज कफ वातज इस प्रकृति के होंगे, और कुछ लोग जो है सम धातु प्रकृति के होते हैं। तो हमारा जो रोगी हमारे पास आया है, सबसे पहले हमें अपने रोगी की प्रकृति को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी आधार पर हम रोग के बारे में कंफर्मेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें उसका जो ट्रीटमेंट में औषधि देनी है, उसका जो इलाज करना है, उसके बारे में क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा कि हमें इलाज उसका किस प्रकार से करना है। तो प्रकृति जानना सबसे पहले रोगी की बहुत जरूरी है। अब आते हैं विकृति। विकृति में क्या है? विकृति तेश्चेति विकृति रुचिते विकारा। विकृति किसे कहते हैं? विकृति कहते हैं विकार को, ठीक है। विकृति से भी रोगी की परीक्षा की जाती है। कैसे की जाती है? यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हमने कल लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था, विकृति मतलब विकार, जो चीज नॉर्मल ना रहे उसमें चेंज आ जाए, तो उसे हम कहते हैं विकृति होना, यानी कि विकार होना। तो इसके द्वारा भी हम जो है वो रोगी में क्या विकार उत्पन्न हुआ, विकृति हुई है, इसके द्वारा हम सबसे पहले ये जानेंगे रोगी के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है सार। तीसरे नंबर पे हो गया आपका सार। सार क्या होता है? पुरुषों के रोगी के बल को प्रमाण जानने के लिए 8 प्रकार के सार बताए, ठीक है। इससे रोगी की परीक्षा, जैसे त्वक सार, रक्त सार, मेद सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार और सत्व सार। त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सत्व सार, ये जो है आपके 8 प्रकार के सार बताए गए हैं। इन सार के द्वारा जो है वो रोगी की परीक्षा की जाती है। इसकी डिटेल स्टडी हम 1 बाय 1 आगे कराएंगे। अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कि जो दशविध परीक्षा है उसके अंतर्गत क्या हमने सबसे पहले पढ़ा, प्रकृति, विकृति 2 हो गए। तीसरा पॉइंट आपका हो गया सार। 4th पॉइंट आपका आता है संघनन। संघनन का मतलब हुआ कि उसके शरीर का संघनन कैसा है, कॉम्पैक्टनेस ऑफ बॉडी, ये आपको देखना होगा। दशविध परीक्षा में हम जब रोगी की के बल को जानने के लिए, रोगी का पूरा परीक्षा करने के लिए दशविध परीक्षा का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसकी क्या देखेंगे? प्रकृति, फिर हम देखेंगे उसकी विकृति, फिर हम देखेंगे उसका संघनन, यानी उसका जो शरीर है उसका कॉम्पैक्ट कैसा है, वो सुसंगठित है, जैसा जहां पर त्वचा होनी चाहिए वैसी है, जहां पर जितना मांस होना चाहिए वैसा ही है, ठीक है, कहीं पर कोई कम ज्यादा नहीं है, जहां पर पोर्स की लंबाई चौड़ाई जितनी होनी चाहिए वैसी ही है, ठीक है, या वैसी नहीं है, उससे कम है, या फिर मध्यम है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार का होता है। सुसंगठित, जो कि बलवान व्यक्तियों में पाया जाता है, असुसंगठित अल्प बल वाले, और मध्यम संगठन वाले मध्यम बल वाले जाने जाते हैं। तो हमने पेशेंट की देख ली प्रकृति, फिर हमने देखी विकृति, उसके बाद हमने देखा उसका सार, फिर हमने देखा संघनन, फिर हम नेक्स्ट आ गए प्रमाण पे। प्रमाण में क्या है? फिर शरीर के आकार से भी परीक्षा करनी चाहिए। प्रमाण का मतलब हुआ कि हम अपनी उंगली के आधार पे उसके अंगों का प्रमाण जानेंगे, ठीक है, कि उसके जो हाथ पैर हैं, ठीक है, इसको उंगली के प्रमाण में बताया गया, वो सम वाले हैं, ठीक है, या मध्यम है। जैसे कुछ लोग होते हैं बौने रह जाते हैं, उनकी लंबाई कम रह जाती है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं, सामान्य से भी ज्यादा होते हैं, और कुछ लोग होते हैं सामान्य होते हैं, ठीक है। तो और कुछ लोगों में भी ऐसा होता है कि उनके स्पेशली हाथ या पांव बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। तो ये सब कुछ जो बताया गया, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बताई गई, ये उंगली के प्रमाण में बताई गई, ठीक है। तो ये प्रमाण देखते हैं। उसके बाद हम आता है सातवें नाम तद यत् सात्वेन उपसेवम न पुष्यते। लगातार प्रयोग में लाने से जो वस्तु अपने अनुकूल हो जाती है उसे सातवें कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम कोई भी चीज लगातार जब यूज करने लग जाते हैं, तो जो वस्तु हमें लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग हो गई है, हमारे अनुकूल हो गई। आपने सुना होगा किसी को अगर बचपन से थोड़ा सा जहर लेने लग जाओ, तो वो उसके लिए पॉइजन का काम नहीं करता, वो उसको साथ में हो जाता है, उसके लिए एडजस्ट कर जाता है, ठीक है। जैसे जो कुछ बच्चे खुले उसमें आसमान के नीचे रहते हैं, तो उन्हें क्या, अगर हम लोगों को घर में जरा सी भी ठंड लगने लगती है तो हम स्वेटर पहन ले रहे हैं, ब्लेजर पहन रहे हैं, रजाई ओढ़ ले रहे हैं, क्योंकि हम ठंड नहीं सहन कर पाते। वहीं कुछ लोग खुली हवा में रहते हैं, क्योंकि वो बचपन से उन्हीं चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो साथ में आप कह सकते हैं अडॉप्शन एक तरीके का, कि लगातार यूज में लाने से जो वस्तु अपने अनुकूल हो जाती है उसे साथ में कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग भी देखा जाता है
कि हम अगर मरीज को, जो हमारा रोगी हमारे पास आया है, उसको वो कैसे साथ में वाला है, प्रवर साथ में है, अवर साथ में है या मध्यम साथ में का है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आगे का हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं इसका सत्व। दशमलव परीक्षा के अंदर फिर हम देखेंगे सत्व, उसका सत्व कैसा है। ठीक है, वो किस प्रकार से, कहते हैं ना कि आप मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी कि हम शरीर से ज्यादा अपने मन से भी काम करते हैं। आप, कुछ लोग बहुत दुबले पतले होते हैं लेकिन मन से बहुत बलवान होते हैं, तो बड़े से बड़ा मेहनती काम भी कर जाते हैं। कुछ लोग अच्छे खासे पुष्ट शरीर वाले होकर भी मन से कमजोर होकर जो है वो कोई काम नहीं कर पाते, छोटा सा छोटा काम भी। तो उसमें मरीज का, रोगी का हमें सत्व देखना होता है कि वो कैसे सत्व वाला है, प्रवर सत्व वाला है, मध्यम सत्व है या वो अवर सत्व है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आहार शक्ति। आहार शक्ति हुआ यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव पावर। उसके भोजन हम ये देखेंगे कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ये हम पेशेंट को पता, तभी हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी औषधि रोगी को दे सकते हैं। फिर हम देखेंगे व्यायाम शक्ति। व्यायाम शक्ति मतलब ये नहीं एक्सरसाइज, ये नहीं। व्यायाम शक्ति से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति के कार्य करने की शक्ति को देखकर हम उसकी व्यायाम शक्ति की परीक्षा की थी, यानी कि वो व्यक्ति कितना काम करने में कैपेबल है, उसके अकॉर्डिंग उसको आप रोगी बलवान है या मध्यम बल वाला है या अल्प बल वाला है, इस चीज का पता चल पाता है। और नेक्स्ट इसके लास्ट पे आता है वह परीक्षा, यानी कि उसके एज के बारे में। जैसा हम जानते ही हैं कि जनरली 3 पार्ट होते हैं, बालावस्था, मध्यावस्था और जीर्णावस्था। बालावस्था यानी कि जन्म से लेकर 30 वर्ष तक की अवस्था, मध्यावस्था 30 से 60 तक की, और जीर्णावस्था हो गई हमारी 60 से 100 वर्ष तक। तो ये हमें वह परीक्षा के अंतर्गत इसका पता चलता है। तो ये सब कुछ 10 पॉइंट थे जो हमने 10वीं परीक्षा के अंतर्गत हम जानेंगे, आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, और हम इससे रोगी की कंफर्म डायग्नोसिस बनाएंगे, रोगी के बारे में जानेंगे पूरा डिटेल, रोगी की परीक्षा करेंगे। इसके बाद हमारी आती है रोगी परीक्षा के अंतर्गत द्वादशवीं परीक्षा। द्वादशवीं परीक्षा में जहां आचार्य चरक ने विमान स्थान स्टार्ट किया है, तो विमान स्थान शुरू करते समय, कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें बताना पड़ता है कि उस काम को करने का पर्पस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य चरक ने विमान स्थान शुरू करने से पहले उसका प्रयोजन बताते हुए कहा है कि किसी भी वैद्य को दोष, औषध या भेषज यानी कि औषधि, देश, काल, पल, शरीर, सार, आहार, साथ में सत्व, प्रकृति, अवस्था, इन सब का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, इन सब के का ज्ञान होने के बाद ही चिकित्सा की जाती है। तो ये 12 चीजें आ जाती है हमारी द्वादशवीं परीक्षा के अंदर। ये तो हो गई हमारी रोगी परीक्षा। इस रोगी परीक्षा के बाद हमारे आ जाते हैं आपके रोग परीक्षा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि 3 प्रकार के अनुमान जो है, प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और तीसरा आपका हो गया आप्तोपदेश इसके द्वारा, और पंच निदान यानी कि जो हमने पहले स्टार्टिंग बताया था, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति। ये तो अब हम इसके द्वारा, हमने अभी तक रोगी परीक्षा के बारे में जाना, अब उसके बाद रोग परीक्षा की बात आ जाती है, जिसमें हम पंचविध निदान यानी कि निदान, पूर्व रूप, रूप और उपशय और संप्राप्ति, इसके द्वारा हम रोग को जानते हैं। तो जब हम रोगी परीक्षा कर लेते हैं, रोग परीक्षा कर लेते हैं, हमने रोगी के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली, रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली, ये चीजें लेने के बाद हम अपने पेशेंट का क्या करते हैं, कंफर्म डायग्नोसिस बनाते हैं, और कंफर्म डायग्नोसिस बनाने के बाद हमारा उद्देश्य क्या होता है डॉक्टर या वैद्य का, उसको ट्रीट करना, उसका इलाज करना। ठीक है, अब रोगी परीक्षा करने के बाद और रोग परीक्षा करने के बाद आप उसे जो औषधि देंगे, यानी कि आपने रोग का बल जान लिया है, रोगी का बल जान लिया है, आप वो किस देश का रहने वाला है, उसे क्या चीज साथ में है, उसका सत्व कैसा है, उसके अनुसार जब आप औषधि देंगे तो वो औषधि बाकी कंडीशन के अलावा कहीं ज्यादा कारगर होगी और आपको ज्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे और आपका रोगी ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए एक वैद्य की ड्यूटी बनती है कि अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आयुर्वेदिक तकनीक से इलाज कर रहे हैं, तो आप रोगी की परीक्षा भी सही तरीके से करिए, और रोग की परीक्षा करने के बाद केवल ऐसा नहीं हो कि पेशेंट आपके पास फाइल लेके आया
आपने उसकी फाइल की, मैं देखा कि क्या डॉक्टर्स ने उसकी डायग्नोसिस बना रखी है, वो एलोपैथिक में दिखा रहा था तो क्या डायग्नोसिस बनी हुई है, आपने तुरंत से उस डायग्नोसिस के बारे में जो उसकी मेडिसिन होती है वही दे दी। ऐसा नहीं करना है, हमें अपने तरीके से रोगी की परीक्षा करनी है, रोग परीक्षा करनी है कि जो औषधि हम उसे देने जा रहे हैं वो हमारे रोगी पे कारगर होगी या नहीं होगी, कहीं वो उसे साथ में तो नहीं है। मान लीजिए हमने औषधि दी उस रोग को दूर करने के लिए और वो चीज उसे साथ में है, ठीक है, तो वो उस पर काम ही नहीं करेगी, तो उसे साथ में तो नहीं है, उसका सत्व कैसा है, जो हम औषधि दे रहे हैं कहीं वो बहुत तीव्र तो नहीं है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोगी जो है वो अल्प सत्व वाला हो और वो उस औषधि के बल को सहन ही ना कर पाए, ये पता होना चाहिए हमें। और बाकी चीजों की जानकारी लेने के बाद जब हम जो औषधि देते हैं वो कई गुना कारगर होती है और सही रूप में रोगी का इलाज कर पाने में सफल होती है। आपको कुछ पूछना है इसके बारे में? आगे के हम चैप्टर्स में इसी के डिटेल के बारे में और ज्यादा वन बाय वन पढ़ते चले जाएंगे।